जरा सोचिए, एक ऐसा भारत जहां आजादी सिर्फ किताबों का शब्द नहीं बल्कि हर सांस की सबसे बड़ी चाहत थी। यह था सन 1900 का दौर, जब पूरा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। तब भारतीय अपनी आजादी के लिए जी जान से लड़ रहे थे, और इतनी ही जान से अंग्रेज भी इस आजादी को दबाने की कोशिश में लगे थे। उस दौर में जहां टेक्नोलॉजी का कोई नामो निशान नहीं था और लोगों का जीवन स्तर आज भी जितना आरामदायक नहीं था, और हर सुबह आम भारतीयों के लिए सिर्फ एक नया दिन नहीं बल्कि एक नई परीक्षा लेकर आते थे। न बिजली थी, न पक्की सड़कें, न अस्पतालों की भरमार, और न ही आजादी। लोग सूरज उगने से पहले उठते थे, दिन भर खेतों, कारखानों और बाजारों में पसीने बहाते थे, और रात को थके शरीर के साथ एक ही उम्मीद लेकर सोते थे, जो थी आजादी। आजादी उन अत्याचारों से जो अंग्रेज हम पर कर रहे थे। आजादी उस कर और लगान से जो अंग्रेज भारतीय किसानों पर लगा रहे थे। आजादी उस देश की जो एक समय पर सोने की चिड़िया हुआ करता था, लेकिन अब पूरी तरह से लुट चुका था। लेकिन यह सिर्फ राजनीतिक संघर्ष की कहानी नहीं थी। यह कहानी थी उन करोड़ों देशवासियों की जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी संघर्ष कर रहे थे। शरीर पर फटे पुराने कपड़े, भूख से सिकड़ा हुआ पेट, हर कदम पर संघर्ष कर रहे छिले हुए पैर, और आंखों में आजादी की लड़ाई में अपनों को खोने के आंसू। लेकिन इतने दर्दनाक हालातों के बावजूद दिल में स्वतंत्रता की चिंगारी और चेहरे पर उम्मीद भरी मुस्कुराहट। यही थी हर भारतीय की सच्चाई। लेकिन कैसा था 100 साल पहले आम भारतीयों का जीवन? उनका रहन न सहन और काम धंधा कैसा था? लोग कितने पैसे कमाते थे? और कैसी थी भारत के इतिहास की वह दुर्लभ तस्वीरें जिन्हें आज भी इतिहासकार दुनिया की सबसे कीमती तस्वीरें मानते हैं? देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आज समय में पीछे चलते हैं और 1900 के उस भारत को करीब से देखते हैं जिसने सब कुछ सहा लेकिन कभी हार मानना नहीं सीखा। काम धंधा, कमाई और रहन सहन। मेहनत करके फसल उगाते थे, लेकिन उस फसल पर उनका अधिकार सबसे कम होता था। अंग्रेजी हुकूमत लगान वसूलती थी, साहूकार ब्याज लेते थे, और जो थोड़ा बहुत बचता था उसी से पूरा परिवार का पेट पलता था। वही जो लोग खेती नहीं कर पाते वे शहरों की ओर रुख करते थे, जहां अंग्रेजों की मिलों की और फैक्ट्रियों में मजदूरी उन्हें मिलती थी। कपड़ा मिल, जूट फैक्ट्री, रेलवे वर्कशॉप और चाय नील के कारखाने, यही रोजगार के मुख्य साधन थे। लेकिन वहां हालात बेहद अमानवीय थे। 14 से 16 घंटे के लगातार मेहनत के बदले मजदूर को दिन में सिर्फ 20 से 30 पैसे मिलते थे। न तय समय, न तय छुट्टी, और न ही इलाज की सुविधा। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो लाइन में खड़ा कोई भी मजदूर उसकी जगह लेने को तैयार रहता था। उस समय मेहनत की कीमत बहुत कम थी, लेकिन मेहनत करने वाले इंसानों की संख्या बहुत ज्यादा। कमाई इतनी सीमित थी कि पैसे बचाने का सवाल नहीं उठता था। ज्यादातर लेन देन सिक्कों में होती थी। जिनके पास कुछ रुपए जमा होते थे वे उन्हें मिट्टी के मटके में डालकर जमीन में गाड़ देते थे। बैंक आम आदमी की पहुंच से बाहर थे और भरोसा सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों पर ही किया जाता था। गांव और कस्बों के छोटे व्यापारी भी मुश्किल में थे, क्योंकि बाजारों में अंग्रेजी सामान सस्ते दामों पर भर दिया जाता था, जिससे देसी कारीगर और दुकानदार धीरे धीरे बर्बाद होते चले गए। रहन सहन की बातें करें तो जीवन बेहद सादा था। ज्यादातर लोग मिट्टी, गोबर और घास फूस से बने कच्चे घरों में रहते थे, जिनकी छतें बरसात में टपकती थीं और गर्मियों में आग उगलती थीं। पहनावे में पुरुष धोती कुर्ता या लुंगी पहनते थे, जबकि महिलाएं सूती साड़ियां, कपड़े गिनती के होते थे, अक्सर 2 या 3 जोड़ी, और उन्हें सालों तक सिल कर पहना जाता था। फटे कपड़ों को फेंकना नहीं बल्कि उनसे गद्दे या पोछे बना लेना ही समझदारी मानी जाती थी। यातायात के साधन भी बड़े सीमित थे। बैलगाड़ी, घोड़ा, साइकिल या पैदल सफर यही आम जिंदगी थी। कच्ची सड़कों पर लंबा सफर शरीर तोड़ देता था, लेकिन विकल्प भी तो कोई नहीं था। फिर भी इतने अभाव के बीच उस दौर के लोगों में एक अजीब सी संतुष्टि थी। जिंदगी कठिन जरूर थी, लेकिन रिश्ते मजबूत थे। जरूरतें कम थी और उम्मीदें जिंदा थी। यही वजह थी कि गुलामी की अंधेरी रात में भी भारत का आम आदमी आने वाली आजादी की सुबह का सपना देखता रहा। अंग्रेजों का अत्याचार और स्वतंत्रता संग्राम
दोस्तों, सन 1900 के आसपास का भारत सिर्फ गरीबी और संघर्ष से ही नहीं जूझ रहा था, बल्कि उस पर अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारों की एक मोटी परत भी चढ़ी हुई थी। अंग्रेजों के लिए भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि लूटने योग्य एक विशाल संसाधन था। यहाँ की जमीन से पैदा होने वाला अनाज, यहाँ की फैक्ट्रियों में बहता पसीना और यहाँ के बाजारों में बिकने वाला हर सामान, सब पर अंग्रेजी सरकार की नजर थी। लगान इतना ज्यादा था कि किसान फसल उगाकर भी कर्ज में डूबे रहते थे और जरा सी चूक पर उनकी जमीनें नीलाम कर दी जाती थी। विरोध करने वालों को जेल, कोड़े और कभी कभी मौत तक का सामना करना पड़ता था। ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीयों को दबाने के लिए सिर्फ कानून नहीं, बल्कि डर को हथियार बनाया था। पुलिस और सेना का इस्तेमाल जनता पर किया जाता था और विडंबना ये थी कि ब्रिटिश सेना में ज्यादातर भारतीय सैनिक ही थे, जो अपने परिवार की सुरक्षा और कमाई के लिए सेना का हिस्सा बने थे। जलियांवाला बाग जैसे नरसंहार ने ये साफ कर दिया कि अंग्रेज किसी भी हद तक जा सकते हैं। स्त्री, पुरुष, बच्चे, किसी पर दया नहीं दिखाई जाती थी। गांव में क्रांतिकारियों की तलाश में घर जलाए जाते थे, शहरों में सभाओं पर लाठियां बरसाई जाती थी और अखबारों में सेंसरशिप लगाकर सच की आवाज दबाने की कोशिश की जाती थी। लेकिन अत्याचार जितना बढ़ा, आजादी की आग भी उतनी ही तेज होती चली गई। एक तरफ महात्मा गांधी अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते पर चलते हुए पूरे देश को एकजुट कर रहे थे। चरखा, नमक सत्याग्रह और विदेशी सामान के बहिष्कार जैसे आंदोलन आम जनता को आजादी की लड़ाई से जोड़ रहे थे। दूसरी तरफ भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और उनके जैसे अनगिनत नौजवान हथियार उठाकर अंग्रेजों को सीधी चुनौती दे रहे थे। ये वो युवा थे जिन्हें अपने प्राण से ज्यादा अपने देश की आजादी प्यारी थी। स्वतंत्रता संग्राम सिर्फ बड़े नेताओं तक सीमित नहीं था। इसमें किसान थे, मजदूर थे, महिलाएं थी और बच्चे तक शामिल थे। कोई विदेशी कपड़ों की होली जला रहा था तो कोई जेल की कालकोठरी में सड़ रहा था, वो भी इंडियन मेनलैंड से कई किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल यानी कि काला पानी में। माताएं अपने बेटों को विदा करते वक्त जानती थी कि शायद वो लौट कर ना आए, फिर भी उनकी आंखों में डर से ज्यादा गर्व होता था। यही वो जज्बा था जिसने गुलामी की नींव हिला दी और इसी संघर्ष, बलिदान और अटूट हिम्मत की बदौलत भारत धीरे धीरे उस मोड़ तक बढ़ने लगा जहां आजादी अब सिर्फ सपना नहीं बल्कि तय हकीकत बनने वाली थी। और इन्हीं 50 सालों में भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में भूमिका निभाई गई, जिसमें क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ ऐसी आवाज उठाई कि आखिर में वो डरकर अपनी जान बचाते हुए भारत से भाग निकले और इस तरह साल 1947 में भारत आजाद हुआ। लेकिन साथ ही मिला बंटवारे का घाव, जिसके जख्म आज भी ताजा हैं। 100 साल पुरानी कुछ दुर्लभ तस्वीरें। चलिए अब कुछ दुर्लभ तस्वीरों की मदद से इतिहास के उस दौर को और करीब से देखते हैं जो शायद आज हमारी यादों में भी खो चुका है। दोस्तों, सबसे पहले ये तस्वीर राजस्थान के गंगा नहर की है, जो इतनी खास इसलिए है क्योंकि इसके साथ रोंगटे खड़े करने वाला इतिहास जुड़ा है। दरअसल साल 1899 में जब छप्पनिया अकाल ने राजस्थान के 45 लाख लोगों की जान ले ली, तब बीकानेर के महाराज गंगा सिंह ने संकल्प लिया था कि चाहे जो हो जाए वे पंजाब की नदियों का पानी रेगिस्तान तक लेकर आएंगे। और 21 सालों के संघर्ष के बाद आखिरकार साल 1921 में भारत का सबसे ऐतिहासिक समझौता हुआ और इस नहर की नींव रखी गई। अगले 6 सालों तक हजारों लोगों ने खुदाई की, जिसमें सैकड़ों ऊंट गाड़ों पर लादकर कई टन मिट्टी हटाई गई और अगले 6 सालों तक हजारों लोगों ने खुदाई की। 8 करोड़ के खर्च में 129 किलोमीटर लंबी गंगा नहर का निर्माण हुआ। ये तस्वीर साल 1908 में कलकत्ता में खींची गई थी, जिसमें एक विकलांग ने खुद जुगाड़ लगाकर अपने छोटे से बैल के साथ बैलगाड़ी बनाई। ये तस्वीर साल 1920 में खींची गई, जिसमें उस दौर के 2 महान इंसान रविंद्रनाथ टैगोर और अल्बर्ट आइंस्टाइन एक साथ मौजूद हैं। यहाँ भारत के महान संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपनी बीवी सविता, हेल्पर सुदामा और अपने पेट डॉग के साथ एक वृक्ष की छाया में बैठे हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वो आने वाले भारत का भविष्य लिखने वाले हैं। ये दुर्लभ तस्वीर भारत के उन महान क्रांतिकारियों की है जिन्हें ब्रिटिश अदालत ने पुलिस ऑफिसर जेपी सॉन्डर्स की हत्या यानी लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में मौत की सजा सुनाई थी।
मित्रों, उस दौर में जहां एक तरफ गांधी जी अहिंसक सत्याग्रह से अंग्रेजों को भारत से भगाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज और हथियार दोनों उठाए। और ये तस्वीर साल 1941 की है, जब ब्रिटिशर्स ने नेताजी को आखिरी बार गिरफ्तार किया। तो उसके बाद वे हाउस अरेस्ट से भागकर सीधा जर्मनी पहुंच गए, जहां उन्होंने तानाशाह हिटलर के साथ मुलाकात की। ये ताजमहल की सबसे पुरानी तस्वीर है, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के डॉक्टर जॉन मरे ने 1850 में खींचा था। ये रोंगटे खड़ी कर देने वाली फोटो सन 1858 में खींची गई, जिसमें लखनऊ के सिकंदर बाग पैलेस के खंडहर के सामने युद्ध लड़े दो पक्षों के सिपाहियों के कंकाल पड़े हैं। ये तस्वीर 1930 के दशक की है, जब कलकत्ता की हुगली नदी पर हावड़ा ब्रिज का निर्माण किया जा रहा था। उसी दौर में कलकत्ता की सड़कों पर बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी की तरह जबरा गाड़ी भी दिख जाती थी। दोस्तों, 1980 में दार्जिलिंग का रेलवे स्टेशन कुछ ऐसा दिखता था, एकदम शांत और सुंदर। जबकि 1925 में मद्रास चेन्नई रेलवे स्टेशन भारत के सबसे व्यस्त स्टेशनों में से एक गिना जाता था। वहीं बैंगलोर पैलेस अपनी आलिशानता के लिए मशहूर था और हैदराबाद का चार मीनार तो विश्व प्रसिद्ध था। ये तस्वीर भारत के उस धार्मिकता का सबूत है जिसने इस देश को सदियों से महान बनाए रखा है। 1910 में खींची गई इस तस्वीर में श्रद्धालु कलकत्ता के चंदपाल घाट पर हुगली नदी में स्नान करने आए हैं। ये तस्वीर जयपुर की महारानी गायत्री देवी और महाराज मान सिंह द्वितीय के विवाह के दिन खींची गई थी। कूच बिहार पैलेस में आयोजित इस रॉयल वेडिंग को देखकर अंग्रेजों को भी जलन होने लगी थी। इस फोटो को सन 1870 में जयपुर राजस्थान के एक गर्ल्स स्कूल में खींचा गया था और ये भारत की सोच का विकास होने का पहला कदम था, क्योंकि जहां गांव में पहले लड़कियों को अकेले घर से निकलने की आजादी तक मिलना मुश्किल थी, अब वो स्कूल में पढ़ने जाने लगी थी, भले ही घूंघट में, लेकिन अब वो शिक्षित हो रही थी। ये बंटवारे के बाद ली गई एक लाइब्रेरी की तस्वीर है, जिसमें भारत पाकिस्तान के बीच किताबों का भी बंटवारा हुआ था। और आखिर में ये तस्वीर द ग्रेट गामा और उनके भाई इमाम बख्श की। इन्होंने 40 के दशक में दिल्ली के लाल किले के सामने लगे कार्यक्रम एक दूसरे से कुश्ती लड़ी थी। आपको बता दें कि रुस्तम हिंद के नाम से जाने जाने वाले गामा पहलवान ने साल 1910 में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीता और उनके 52 साल के रेसलिंग करियर में उनसे ये टाइटल कोई छीन नहीं पाया। हालांकि बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान चले गए और सन 1960 में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, आज के युवा बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हें लगता है कि हमारे लिए एजुकेशन वेस्टर्न कल्चर की भेंट है, लेकिन असल में प्राचीन भारत जितना अमीर था उतना ही शिक्षित भी। जैसे जीरो यानी शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की, ठीक वैसे ही साल 1930 में प्रोफेसर सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की, जिसमें उन्होंने बताया कि जब हम एक लाइट सोर्स को प्रिज्म में पास करते हैं तो दूसरी तरफ अलग अलग रंगों की लाइटें निकलती हैं, और शायद आपने ये अपने स्कूल में पढ़ा होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी देश को आजादी दिलवाने वाले हमारे पूर्वजों पर, महान क्रांतिकारियों पर गर्व करते हैं, तो उनके सम्मान में कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत का नारा जरूर लगाइए, जिससे हमारे पूर्वजों को सम्मान मिल सके। इसके साथ साथ ये भी बताइए कि उस दौर के भारत की वो क्या खूबियां थी कि भारत आज भी हमारी यादों में बसा हुआ है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक और शेयर करके 11,311 लाइक्स जरूर करवा दीजिए, और ऐसी दुर्लभ वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी बजाना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।